एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। हमारी कल की क्लास किसी वजह से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम कल की क्लास आज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, कुछ थोड़ी सी प्रियम्बल डिस्कस की थी, टाइटल एंड एक्सटेंट डिस्कस कर लिया था, टेरिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया था कि जो ज्यूरिसडिक्शन है आईपीसी की वो दो तरीके की है, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। और हमने बेयर एक्ट से सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 थोड़े से पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था, इनमें जो वर्ड्स आ रहे हैं एवरी पर्सन, विद इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था कि आईपीसी जो है, ये जो एवरी पर्सन है, इसकी एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, आईपीसी किस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 2 जो है इसकी एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू आईपीसी? कैन एनी अदर लॉ ओवरराइड आईपीसी? अपने पेयर एक्ट्स में ना सेक्शन 2 के आगे लिख लो, इसकी सेक्शन 2 की एक्सेप्शन है सेक्शन 5, और सेक्शन 5 के आगे लिख लो इट इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 2। सेक्शन 5 हम पढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। Certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny, mutiny को underline करो, and desertion of officers, desertion को underline करो, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. तो special और local law को भी underline करो। अब सेक्शन 5 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट। इस एक्ट में जितनी भी प्रोविजंस दी गई हैं वो किसी और एक्ट के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगी। कौन सा एक्ट? फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे जो एक्ट्स होंगे, म्यूटिनी का, डिजर्शन का, जो ऑफिसर्स से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स होंगे उन सारों को आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, या फिर अगर कोई स्पेशल लॉ और लोकल लॉ बना है तो उस पर भी आईपीसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जो स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है वो ओवरराइड कर जाएगा आईपीसी पर। आईपीसी क्या है? एक जनरल लॉ है। ठीक है, और जब भी हम लॉ पढ़ते हैं ना तो उसमें ये एक प्रिंसिपल है कि स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स दी जनरल लॉ। ठीक है, हमने आईपीसी की प्रियम्बल में देखा था, इट इज अ जनरल पीनल कोड, तो आईपीसी क्या है? एक जनरल लॉ है। अब स्पेशल और लोकल लॉ की डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 41 में हमें स्पेशल लॉ की डेफिनेशन मिल जाती है और 42 में हमें लोकल लॉ की डेफिनेशन मिल जाती है। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ, अ स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो स्पेशल लॉ क्या होता है? जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बना हो। ठीक है, तो ऐसा लॉ जो एप्लीकेबल है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, उसे हम कह देंगे स्पेशल लॉ। लोकल लॉ, अ लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो लोकल लॉ क्या होगा? जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता होगा। सो इससे ये जो लास्ट लाइन है, और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, इसके भी ब्रैकेट में आप अपने बेयर एक्ट में लिख लो कि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ ओवरराइड कर जाएगा आईपीसी को। इसके बाद हम अपने नोट्स बनाते हैं। अब इन्होंने वर्ड्स दिए ना, म्यूटनी, सेक्शन 5 के नोट्स बनाओ साथ में और लिख लो कि सेक्शन 5 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 2। So IPC will not be applicable to, सेक्शन 5 क्या बता रहे हैं? IPC will not be applicable to A, mutiny। म्यूटनी क्या होती है? बगावत, रिवोल्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट इंडिया। अब म्यूटनी पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आईपीसी एक जनरल लॉ है और म्यूटनी के लिए हमें स्पेशल लॉज मिल जाते हैं मार्शल लॉज में।
तो ये जितने भी एक्ट्स होंगे ऑफिसर्स के, डिजर्शन का एक्ट होगा, म्यूटनी का एक्ट होगा, या कोई और एक्ट्स होंगे जो ऑफिसर्स कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोग कर रहे हैं, तो इन पर मार्शल लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये वहां पर ट्राई किए जाएंगे, इन पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमने स्पेशल लॉ की डेफिनेशन भी कर लिया। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ से डील करता है। सेक्शन 41 क्या कहता है? लॉ एप्लीकेबल होना पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो स्पेशल लॉ की डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा लॉ जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हो। कौन से ऐसे लॉज हो सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हो? कौन कौन से लॉज होते हैं? जैसे इंडियन आर्मीज एक्ट है, एनडीपीएस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये स्पेसिफिक लॉज ही हैं। ठीक है, स्पेशल लॉज हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सिर्फ जो करप्शन के केसेस होगा उन्हीं के साथ डील करेगा। एनडीपीएस एक्ट जितने भी ड्रग्स रिलेटेड मैटर्स होंगे उनके साथ डील करेगा। और लोकल लॉ क्या होगा? सेक्शन 42 में जैसे कि हमने देखा, एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मोकोका की, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ठीक है, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र पर ही एप्लीकेबल है, ये कहीं भी और इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये लोकल लॉ हो गया। तो महाराष्ट्र में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं उनके लिए महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट बनाया गया है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की जो इंडिया की पर्टिकुलर एक लोकेशन है महाराष्ट्र, वहीं पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि स्पेशल और लोकल लॉज जो होंगे वो हमेशा ओवरराइड करेंगे आईपीसी को। एक क्वेश्चन लिखो, अब अगर सोचो कि कुछ ऐसा कोई ऐसा एक्ट हो जो ऑफेंस हो आईपीसी में भी और ऑफेंस हो लोकल लॉ में भी, तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इफ एन एक्ट इज ऑफेंस अंडर आईपीसी एज वेल एज अंडर स्पेशल और लोकल लॉ, देन विच लॉ विल बी एप्लीकेबल? इसका आंसर हमें सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिल जाता है। सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट लिखो, इट सेज व्हेन एन एक्ट और ओमिशन constitutes an offense under 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under one of those. He cannot be punished under 2 separate enactments. Full stop. It will amount to double jeopardy अंडर आर्टिकल 20। ठीक है, तो अगर कोई एक्ट ऐसा है जो ऑफेंस है आईपीसी में भी और स्पेशल या लोकल लॉ में भी, तो हम उस पर कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? कोई भी उनमें से एक। जनरली हमने क्या पढ़ा कि स्पेशल लॉ जो होगा वो ओवरराइड करेगा ओवर आईपीसी, तो हम जनरली क्या करेंगे कि स्पेशल लॉ ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कुछ केस ऐसा हो जाता है कि आईपीसी में भी ट्राई करना बन रहा है, ट्राइबल बन रहा है और स्पेशल लॉ में भी बन रहा है, तो हम उसमें से सिर्फ एक में ही उसे ऑफेंस मानते हुए ट्राई करेंगे। ये नहीं कि उसे आईपीसी में भी पनिश कर दिया और स्पेशल और लोकल लॉ में जो पनिशमेंट दी गई थी उसमें भी उसे पनिश कर दिया। ठीक है, इस तरीके से उसके साथ डबल जियोपार्डी हो जाएगी कि एक ही ऑफेंस के लिए उसे 2 बार पनिशमेंट दे दी गई। ठीक है, केस लिखो, जेके कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1961 सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के अलावा बॉम्बे, पटना, लाहौर हाई कोर्ट्स ने भी यही कहा है, ठीक है, जो इस केस में कहा गया। Whenever there is a conflict between a general law and a special law, special or local law, the local or special law prevails. अब इसका वाई क्या है, क्यों लोकल और स्पेशल लॉ प्रिवेल करते हैं? क्योंकि जनरल लॉ जो होगा वो सिर्फ जनरल चीजों से ही डील करेगा, ठीक है। अब हमने एक स्पेशल लॉ किसी चीज के लिए बनाया है और हम उस स्पेशल लॉ में वो जो स्पेशल एक्ट्स आ रहे हैं उनको अगर डील ही नहीं कर रहे स्पेशल लॉ में, तो इस एक्ट का फायदा ही क्या रह जाएगा स्पेशल लॉ बनाने का, ठीक है। तो स्पेशल लॉ जब बनाया ही स्पेसिफिक चीजों के लिए है तो फिर हम उस स्पेशल लॉ को यूज भी करेंगे, ठीक है। एक और केस लिखो, अवध बार एसोसिएशन लखनऊ वर्सेस एम्परर। uh, 1930 का केस है ये, 1930 प्रिवी काउंसिल का केस। द प्रिवी काउंसिल हेल्ड even if the punishment is more in general law, still special or local law should be preferred. तो अगर कोई ऑफेंस हमें ऐसा मिलता है जिसकी पनिशमेंट जनरल लॉ में ज़्यादा दी गई है और हम ऐसा सोचते हैं कि इसे ज़्यादा पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ठीक है, तब भी हम स्पेशल लॉ में जो पनिशमेंट दी गई है वही पनिशमेंट उसे देंगे, ठीक है। हम ये नहीं सोचेंगे कि जनरल लॉ में अगर हम इसे ट्राई करें तो ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाएगी तो हम इसे जनरल लॉ में ट्राई कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक लॉ बना दिया गया है किसी एक्ट के लिए उसमें जो पनिशमेंट दी गई है उसी तरीके से हम उसे ट्राई करेंगे। हमने अभी जो डिस्कस किया कि स्पेशल लॉ जो है वो इनैक्ट किया गया है स्पेशल केसेस के लिए, इसीलिए स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। इसके लिए केस लिख लो, कौशल्या रानी वर्सेस गोपाल सिंह, 1964 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, स्पेशल लॉ इज अ लॉ इनैक्टेड फॉर स्पेशल केसेस, कॉमा, in special circumstances. It is in stark contrast to law which is applicable to all cases generally. स्पेशल लॉ पर कुछ और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स लिख लो। इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो भी लिख लो। क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल लॉ एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू जनरल लॉ। इंटरव्यू में देखो आपको कहीं से भी क्वेश्चन डाल देंगे, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको ऊपर ऊपर से भी पूछ लें, बेसिक लॉ पूछ लें, और हो सकता है आपको ऐसे बारीक बारीक चीज़ों में से निकाल के वो क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं और आपने आंसर्स उनको अपने एक्सप्लेन करके, स्पेशल लॉ एक्सप्लेन करके कि सेक्शन 41, 42 डील करता है स्पेशल और लोकल लॉ के साथ, आईपीसी जो है वो स्पेशल और लोकल लॉ पे नहीं लगती, और ये जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं इसमें से एक आध जो भी आपको याद रहती है, लैंडमार्क जो याद रहती है वो आपने सुना देनी है, ठीक है। यहाँ वहां से आपकी नॉलेज का पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है। केस लिखो, अंजना बाई यशवंत राव, अंजना बाई, अंजना बाई यशवंत राव वर्सेस यशवंत राव दौलत राव। (1961) बॉम्बे, 1961 बॉम्बे। The expression special law means a provision of law
which is not applicable generally, but which applies to a particular or specified subject or class of subjects. अब हमने ये तो देख लिया कि जो स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है वो ओवरराइड करेगा आईपीसी को, लेकिन स्पेशल लॉ और लोकल लॉ ओवरराइड करेगा सीपीसी को भी, सीआरपीसी को भी और एविडेंस आईपीसी को भी, ठीक है। और एविडेंस एक्ट में भी हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पर, हम देखेंगे आगे चलकर कि कहाँ कहाँ पर लोकल लॉ लगेगा, कहाँ कहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट के जुरिस्डिक्शन और एक्सटेंट कहाँ तक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जनरल रूल लिखो, एक मैगजीन है, इसी में आपको जनरल रूल भी मिलता है। मैगजीन लिखो, जेनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। लैटिन मैगजीम है ये, इसका मतलब लिख लो, जनरल लॉज डू नॉट रिपील स्पेशल लॉज। तो जनरल लॉज जो होंगे वो कभी भी रिपील नहीं करते स्पेशल लॉज को, ठीक है। इसके बाद हमने एवरी पर्सन का कॉनोटेशन देख लिया था सेक्शन 2 में। ये एवरी पर्सन जो है वो मीन करता है कि उसमें हर कोई आ जाएगा, ठीक है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो। एवरी पर्सन मीन एवरी पर्सन, ठीक है, तो हर कोई उसमें इंक्लूड होगा। एवरी पर्सन मीन्स every person including the foreigners on the territory of India. अब एक कॉन्सेप्ट समझो और हेडिंग बनाओ, लाइबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स अंडर आईपीसी। लाइबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स अंडर आईपीसी। जब हमने एक इंडियन का देखा था कि उसकी लाइबिलिटी क्या होती है अंडर आईपीसी, तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक इंडियन जो होता है वो हमेशा एक बैगेज कैरी करके चलता है आईपीसी का जहाँ भी वो जाता है, ठीक है। तो अगर एक इंडियन कोई भी एक्ट कमिट करता है जो ऑफेंस है इंडिया में, तो वो अब्रॉड में ट्राई नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा केस हो गया कि अगर इंडियन एक इंडिया में ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वो फॉरेन में ट्राई नहीं हो सकता। इसका एक और वर्जन देखो, अगर एक इंडियन है, इसको लिख लो, बट इफ एन इंडियन इज कमिटिंग एन ऑफेंस which is punishable under IPC as well as in the law of land, law of land, और उसके ब्रैकेट में लिख लो abroad। लॉ ऑफ लैंड मतलब जिस लैंड पर वो है, ठीक है, वहां का लॉ। वेयर इट इज कमिटेड, if an Indian is committing an offence which is punishable under IPC as well as in the law of land where it is committed, example मॉरिशस में अगर वो कोई एक्ट करता है, ऑफेंस करता है, then there is a general international law convention according to which first right to try him is with the state in which the offence has been committed। तो अगर एक इंडियन कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो आईपीसी में भी पनिशेबल है और जो जहां वो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, जिस लॉ ऑफ लैंड में भी अगर वो ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है, तो एक जनरल इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट राइट किसकी बनेगी उसे ट्राई करने की जहां पर ऑफेंस कमिट किया गया है, ठीक है। सो वंस मॉरिशस हैज ट्राइड हिम, अगर एक बार जैसे हमने एग्जांपल की कि अगर मॉरिशस में वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो अगर मॉरिशस में उसका ट्रायल हो चुका है तो
ये भी हो सकता है कि मॉरिशस में उस ऑफेंस की सज़ा कम हो और आईपीसी में उस ऑफेंस की सज़ा ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं होगा कि मॉरिशस में उसे ट्राई कर लिया अब हम दोबारा उसे इंडिया में भी ट्राई करेंगे, ठीक है। मॉरिशस में उसे जो ऑफेंस की सज़ा मिल गई वो मिल गई, अब हम उसे आईपीसी में दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगी, डबल जियोपार्डी। So a person cannot be prosecuted or tried. So once Mauritius had tried him, then a person cannot be prosecuted or tried for any offence again in IPC, and that will amount to double jeopardy. अब IPC जो है ना, ये एक्यूज्ड के एंगल से लिखी गई है, ये विक्टिम के एंगल से नहीं लिखी गई, ठीक है। तो हम बार बार देखेंगे कि एक्यूज्ड को फायदे भी मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा और विक्टिम को सज़ा दिलवाने में और इंसाफ लेने में हर जगह पर उसे ही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा किया क्यों गया है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली हमारे CGI जस्टिस एन.वी. रमन्ना की एक स्पीच भी सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि क्रिमिनल लॉ में जो ये प्रोसीजर है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, यही एक तरह की पनिशमेंट है, ठीक है। ये इतना लंबा प्रोसीजर चलता है, इतनी हैरासमेंट होती है दोनों ही पार्टीज की, रोज कोर्ट में पेश होना और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रोसीजर ही एक तरह की पनिशमेंट है। तो इसलिए जब हम देखते हैं ना कि एक्यूज ने इतना बड़ा ऑफेंस किया था और उसको उतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी गई, तो वो पनिशमेंट वो इसी प्रोसीजर में ही भुगत चुका होता है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, आईपीसी हैज बीन रिटन बाय द एंगल ऑफ एक्यूज एंड नॉट द विक्टिम। तो एक्यूज को हम ये भी देखते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी दी जाती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स लिखो। अ फॉरेनर लिविंग इन अमेरिका हैड एन अफेयर with an Indian girl who was studying there. Foreigner was already married, but he had hidden this point, and he made a false promise to that girl that he will marry her, and had physical relationship with her, and later on he married that girl. Now this marriage is null and void in India, and suppose in their country, उनकी कंट्री में भी सपोज ये नल एंड वॉइड है, ठीक है, कि अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है तो वो किसी और से शादी कर लेता है तो जो सेकंड मैरिज होगी वो नल एंड वॉइड होगी। सपोज दूसरी कंट्री में भी यही लॉ है, ठीक है। अब गर्ल जो है, गर्ल कम्स टू इंडिया। अब देखो ऑफेंस क्या है कि एक फॉरेनर था जो अमेरिका में रह रहा था, उसका एक अफेयर होता है इंडियन गर्ल के साथ जो वहाँ पर पढ़ रही थी, ठीक है। फॉरेनर जो था वो ऑलरेडी मैरिड था और उसने ये बात बताई नहीं थी उस लड़की को और उसे एक फॉल्स प्रॉमिस दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और इस फॉल्स प्रॉमिस में उसने फिजिकल रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश की। अब उसके बाद वो शादी कर भी लेता है, ये शादी तो नल एंड वॉइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफेंस कमिट हो चुका है। ऑफेंस क्या कमिट हुआ है कि उसने उसे झूठ बोलकर उसे शादी की, ठीक है। तो अब ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है टेरिटरी ऑफ यूएसए में। अब यहाँ पर इंडिया में ये केस फाइल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में भी यही पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ लैंड है जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया जाता है, अगर वहाँ पर जो एक्ट है वो ऑफेंस है तो उनका फर्स्ट राइट बनेगा, जहाँ पर जो लॉ ऑफ लैंड है उनका फर्स्ट राइट बनेगा कि उस ऑफेंस को ट्राई किया जाए, ठीक है। तो अब एक्यूज के एंगल से हमने ये लॉ लिखा है, तो एक्यूज जहाँ पर होगा, जहाँ पर एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है वहाँ का लॉ लगेगा, वहाँ पर केस ट्राई किया जाएगा। So the girl will have to file the case on the place where the offence was committed. इसका रीज़न भी ये है कि जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया जाता है ना, वहाँ पर एविडेंसेस लेने और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। अब ऑफेंस अगर वहाँ पर कमिट किया गया है और गर्ल आकर इंडिया में
केस फाइल कर रही है और हम उसे ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एविडेंसेस लाने में और दूसरी चीज़ें लाने में प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया गया है वहाँ पर इजी होता है केस को समराइज करना, ठीक है। यही रीजन है कि लॉ ऑफ लैंड जो है वो प्रिवेल कर जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, इंडियन इन यूएसए डज द सेम एक्ट, ही मैरिड अ फॉरेनर गर्ल। अब एक इंडियन पर्सन है, वो यूएसए में है और वो भी सेम एक्ट करता है, ऑलरेडी मैरिड था और एक फॉरेनर गर्ल से वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि एक इंडियन जो है वो कैरी करता है बैगेज आईपीसी का। नाउ इन दिस केस he can be tried in India। वो यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है, लेकिन जो फर्स्ट राइट होगी ना उसे ट्राई करने की, वो वहीं होगी जहाँ पर वो ऑफेंस कमिट किया गया। तो अगर फॉरेन में वो ऑफेंस कमिट किया गया, अगर यूएसए में ये ऑफेंस कमिट किया गया, तो यूएसए वालों की का पहला हक होगा वहाँ पर उसे ट्राई करने का, ठीक है। सो फर्स्ट राइट टू ट्राई हिम इज विद द कंट्री on whose soil the offense has been committed। पर बाय चांस अगर यूएसए में वो ऑफेंस ना हो, इंडिया में वो ऑफेंस हो, तो हम उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। बट बाय चांस इट इज नॉट एन ऑफेंस देयर, बट इट इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, then it amounts to rape where the consent was vitiated। झूठ बोलकर कंसेंट ली गई है। Now he can be tried in India for the same offense, ठीक है। अब फॉरेनर की लाइबिलिटी क्या बनती है, लाइबिलिटी ऑफ अ फॉरेनर सब हेडिंग डालकर इसके आगे लिखो, इफ अ फॉरेनर, ये भी हमने जब ये इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था, ये सेक्शंस पढ़े थे, तब हमने ये डिस्कस कर लिया था कि फॉरेनर की लाइबिलिटी क्या होगी, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि फॉरेनर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, अगर वो जिस जगह पर जा रहा है ही इज सपोज्ड टू नो द लॉ ऑफ दैट लैंड, ठीक है। इफ अ फॉरेनर इज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया then there is a quid pro quo relation between government of India and that foreigner। अब ये जो क्विड प्रो को रिलेशन है, इसका क्या मतलब है? क्विड प्रो को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हम उसे ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम आपकी राइट्स और आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी लाइफ का ख्याल रखेंगे, हम आपको वो प्रोटेक्शन देंगे, और जो फॉरेनर हमारी लैंड पर आ रहा है वो हमें ये कमिटमेंट दे रहा है कि मैं कोई भी आपकी लैंड पर मैं कोई भी ऑफेंस नहीं करूँगा, ठीक है। आपकी स्टेट के अगेंस्ट मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मैं आपके सारे लॉज मानूंगा। तो जब एक फॉरेनर किसी और लैंड पर जाता है तो ये एक तरह का साइलेंट म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं आपके लॉज मानूंगा और आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे। एक लैंडमार्क केस है, हमने ऑलरेडी कर भी लिया है, लेकिन अगर आपसे लाइबिलिटी ऑफ फॉरेनर पर कोई केस पूछा जाए तो लैंडमार्क केस है, इसको लिख लो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये केस। इसके अलावा एक और केस लिखो, आर वर्सेस इसॉप 1836 इंग्लैंड का केस है। In this case, a foreigner took a defense that the act done by him is not an offense in his own country
so he should not be liable. तो एक फॉरेनर ये डिफेंस लेता है कि उसने जो एक्ट किया है वो उसकी कंट्री में ऑफेंस नहीं है और मैं क्योंकि आपका सिटीजन नहीं हूं इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती, ठीक है। सो अ लॉ वाज लेड डाउन दैट इट इज इमटेरियल, इसी केस में एक लॉ लेड डाउन किया गया दैट इट इज इमटेरियल whether the offense which you have committed in a country is not an offense, the offense which you have committed in our country is not an offense in your country, if you are on my territory, then any law which pertains, which applies to our country will also squarely apply to you. तो अगर आप हमारी कंट्री में हो तो ये इमटेरियल है कि आपकी कंट्री में वो ऑफेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारी टेरिटरी में हो तो हमारा लॉ पर्टेन करेगा और हमारा लॉ आप पर स्क्वायरली अप्लाई करेगा। एक और केस लिखो, उससे पहले क्वेश्चन लिखो, इज द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर नेसेसरी। तो क्या जरूरी है कि एक फॉरेनर हमारी लैंड पर आके ही ऑफेंस करे? हमने जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाले सेक्शंस किए थे वहां पर हमने थोड़ा सा इस केस को भी डिस्कस किया था, इस सिचुएशन को डिस्कस किया था। अब उसका एक लैंडमार्क केस आ रहा है, वो लिखना। So is the personal presence of a foreigner necessary? Question mark. इसके आंसर में लैंडमार्क केस लिखो, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में ये केस डिस्कस भी कर लिया था, बट इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लोगे। देयर वॉज अ पाकिस्तानी हु ऑर्डर्ड राइस इन कराची। He was working through his agent in Bombay. He never came to India. He sent rice bags to him, but he did not send the money for those bags. Mubarak Ali took the plea that he had never been to India, but he was acting through his agent in Bombay. So it was held, इसमें 2 points लिखो। First, it was held for the first time in this case that it is not the nationality but the place of occurrence, और हमने place of occurrence को डिस्कस भी किया था और इसे अभी इस केस में अंडरलाइन भी कर लो। सो नेशनैलिटी मैटर नहीं करती कि आप कौन सी नेशनैलिटी के हो, आप कहाँ रिजाइड कर रहे हो, या आप इंडिया में नहीं आए ऑफेंस करने के लिए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। प्लेस ऑफ अकरेंस मैटर करती है, ठीक है। प्लेस ऑफ अकरेंस कैसे कि आप अगर फॉरेन में बैठे हुए हो, वहां पर आपने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की या वहां पर आपने कुछ ऑफेंस किया, वहां से आप ऑपरेट कर रहे हो और उसकी कल्मिनेशन होती है इंडिया में, ठीक है, तो आप इंडिया में लायबल होगे। It was held for the first time in this case that it is not the nationality but the place of occurrence which determines the offence. Second point लिखो, it is not necessary that the foreigner should be physically present in the country. It was held that it is not essential that at the time of the offence the foreigner accused must be present in India provided the offence was being committed in India. तो accused की presence इंडिया में होना जरूरी नहीं है, लेकिन offence इंडिया में commit हो रहा है ये होना important है, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल भी की थी जब हम सेक्शन 3 पढ़ रहे थे कि अगर
फॉरेनर्स कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं एक बॉम्ब ब्लास्ट करने की किसी फॉरेन लैंड पर बैठे हुए फॉरेन कंट्री में, तो और वो जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो इंडिया में होता है, ठीक है, वो जो बॉम्ब है वो इंडिया में कहीं फटता है, ठीक है। तो अब क्या वो लायबल होंगे या नहीं होंगे? तो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि कोई भी एक्ट अगर कोई भी पर्सन करता है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, अगर उसकी कल्मिनेशन इंडिया में हो रही है और वो ऑफेंस है, तो हाँ हम उसे ट्राई कर सकते हैं। और हम ये मानेंगे कि उस चाहे वो कहीं भी कॉन्स्पायर किया गया हो, हम ये मानेंगे कि वो जो एक्ट है वो यहाँ इंडिया में ही किया गया है। और इसी को हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कह देते हैं, ठीक है, ये हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। अब हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, हमने इंट्रा टेरिटोरियल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के नोट्स बनाओ। हेडिंग डाल लो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये दो एंगल से हम देख सकते हैं, ठीक है, एक तो फॉरेनर के एंगल से और एक इंडियन के एंगल से। इंडियन के एंगल से कैसे, कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक इंडियन है वो हमेशा आईपीसी का बैगेज कैरी करके चलता है। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से फैक्ट्स जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है। इफ अ फॉरेनर, फर्स्ट एग्जांपल लिखो, इफ अ फॉरेनर इज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल लिखो, इंडियन शिप इज डॉक्ड इन लंडन, full stop, captain arranged a party, in that party foreigners are invited, a foreign man molests or rapes another foreign girl, on that ship IPC will be applied. अब केस क्या है कि एक इंडियन शिप है, ठीक है, लेकिन वो खड़ी कहाँ पर है, लंदन में, डॉक्ड इन लंदन। इस पर एक पार्टी होती है और वहां पर कोई फॉरेनर है, हाँ फॉरेनर है और इस शिप पर, ठीक है, और जिस पर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो भी फॉरेनर है, लेकिन ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है, इंडियन टेरिटरी में। हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन शिप मतलब अगर वो रजिस्टर्ड है शिप इंडिया में तो वो हमारी टेरिटरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारी टेरिटरी में कोई ऑफेंस हुआ है तो आईपीसी एप्लीकेबल होगी उस पर, तो हम इसे ट्राई करेंगे, ठीक है, इस फॉरेनर को। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, फॉरेनर का ही, फॉरेनर के एंगल से, इफ अ फॉरेनर इज कमिटिंग एन ऑफेंस, हमने पिछली जितनी भी एग्जांपल्स की थी वहां पर भी हमने यही देखा था कि जिस लैंड पर ऑफेंस हो रहा है वही लैंड जो है वो उसका पहला हक बनता है ट्राई करने का। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारी टेरिटरी पर हो रहा था, हमारी लैंड पर हो रहा था, चाहे वो डॉक्ड इन लंदन है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था ना कि ये जो इंडियन शिप्स होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, ये फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये रहेंगे हमारी टेरिटरी ही, ठीक है, हमारी लैंड का पार्ट ही रहेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो हम यही मानेंगे कि इंडिया में वो ऑफेंस कमिट हुआ है, और इंडिया में क्योंकि वो ऑफेंस कमिट हुआ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे उसके साथ डील करें, उसे आईपीसी के अंदर ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अ फॉरेनर इज कमिटिंग एन ऑफेंस विद एन इंडियन,
outside the territory of India. And suppose that offense is not tribal in India but is tribal in his country. Example, a foreigner commits unnatural offense with an Indian in America. एक फॉरेनर है, अभी मान के चलते हैं ये एक्यूज्ड है, ठीक है। ऑफेंस किस पर कमिट हो रहा है? इंडियन पर, ये विक्टिम है। और लैंड क्या है? अमेरिका। अब ये कहाँ ट्राइबल होगा? ठीक है, ये देखो एक्यूज जो है वो फॉरेनर है, ठीक है, अमेरिका की लैंड पर हो रहा है, तो लॉ ऑफ लैंड यहां का लगेगा, इसकी टेरिटरी में हुआ है तो अमेरिका ट्राई करेगा, ठीक है। और हमने इसका रीजन ये भी देखा था कि जब ऑफेंस किसी और फॉरेन जगह पर कमिट होता है तो वहां पर उसका ट्रायल कंडक्ट करना इजी होता है, किस लिए? क्योंकि वहां पर ही हमें सारे एविडेंसेस वगैरह मिलेंगे। तो चाहे विक्टिम जो है वो इंडियन है, चाहे हमारे किसी सिटीजन के साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन उसका जो ट्राई किया जाएगा वो अमेरिका में किया जाएगा, वहां की लॉ ऑफ लैंड में किया जाएगा, आईपीसी में वो ट्राई नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने वो भी पढ़ा था कि आईपीसी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई। एक और एग्जांपल लिखो, इफ अ फॉरेनर इज कमिटिंग एन एक्ट सच एज कॉन्स्पिरेसी which is culminating in India, comma, which may be tried in India, then also that foreigner will be triable in India. तो जहां पर भी कमीशन हो रही है ना ऑफेंस की, वहां पर उसका ट्रायल चलेगा। जैसे अगर अमेरिका में कमीशन हुई तो वहां का लॉ ऑफ लैंड चलेगा, वहां पर ट्रायल चलेगा। इंडियन शिप पर कमिट हुआ था ऑफेंस, तो चाहे दोनों फॉरेनर ही थे तब भी इंडिया में ट्रायल होगा। इसी तरीके से अगर कल्मिनेशन हो रही है इंडिया में, चाहे फॉरेन में बैठे हुए किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है, लेकिन कल्मिनेशन इंडिया में हो रही है, हमारी लैंड पर हो रहा है, तो भी यहाँ पर ट्राई होगा, ठीक है। तो जहां पर कल्मिनेशन हो रही है, जहां पर ऑफेंस हो रहा है जिस जगह पर, वहां का लॉ है, लॉ एप्लीकेबल होगा और वहां पर ऑफेंस जो है वो ट्राई होगा। एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट अबाउट द पर्सन who was a foreigner earlier and now he has become an Indian citizen. एग्जाम्पल की एक फॉरेनर है, उसने ऑफेंस कमिट किया है एज अ फॉरेनर आउटसाइड इंडिया। तो वो फॉरेनर था, तब वो इंडियन सिटीजन नहीं था, और उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो भी आउटसाइड इंडिया ही किया है। और ऑफेंस कमिट होने के बाद अब वो इंडिया में आ जाता है और इंडियन सिटीजन बन जाता है। तो क्या हम अब उसे वो जो पुराना ऑफेंस था उसके लिए ट्राई कर सकते हैं? आंसर लिखो, नो, आईपीसी विल नॉट बी एप्लीकेबल to foreigners who have become Indian citizens for any offences which they have committed before acquiring citizenship. तो अगर कोई फॉरेनर था, उसने फॉरेन में कोई ऑफेंस कमिट किया था, ना तो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, बनता है कि हम यहाँ इंडिया में उसे एप्लीकेबल कर लें और यहाँ पर उसे पनिश कर लें, ठीक है, ना ही वो हमारा सिटीजन है, ना ही उसने हमारी कंट्री के किसी सिटीजन पर ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से फॉरेनर है। अब वो बाद में आकर ऑफेंस कमिट करने के बाद आकर इंडियन सिटीजनशिप ले रहा है, तो हम उसे रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लेंगे, हम पीछे से नहीं देखेंगे कि उसने पास्ट में क्या किया है, ठीक है।
तो जो जब प्रेजेंट में वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है तो हम उसे एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन ही ट्राई करेंगे। उस इंडियन सिटीजन बनने के बाद अगर वो कोई ऑफेंस करता है तब हम उसे यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्योंकि तब उसके पास बैगेज आ जाएगा आईपीसी का। इसमें लैंडमार्क केस लिखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस राम नारायण, 1955 सुप्रीम कोर्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना लॉ ऑफ लैंड के, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको प्रोपोजिशन सॉल्व करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जहां पर ऑफेंस कमिट किया गया होगा वहीं का लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और एक ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इंडियन शिप, इंडियन एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, इंडिया की टेरिटरी क्या है, ठीक है। तो इंडियन शिप, इंडियन एयरक्राफ्ट, ये सारे जो होंगे फ्लोटिंग आइलैंड्स होंगे, तो ये हमारी इंडिया की ही टेरिटरी माना जाएगा, चाहे ये फॉरेन में कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी खड़े हुए हो, कहीं पर भी प्लेस्ड हो। So case है Central Bank of India Limited versus Ram Narayan, 1955 Supreme Court. A Pakistani manager had committed an embezzlement, और ब्रैकेट में लिख लो criminal misappropriation, and then he migrated to India and got Indian citizenship. Full stop. Later on, Pakistan informed that he should be tried for criminal misappropriation. Full stop. Supreme Court held, once a person has taken Indian citizenship, any offence which he committed earlier prior to becoming an Indian citizen, we cannot try him in India. In other words, IPC cannot be made applicable retrospectively. तो अगर एक पाकिस्तानी मैनेजर है, उसने एम्बेजलमेंट की है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की है, तो और बाद में वो इंडिया में माइग्रेट होकर इंडियन सिटीजनशिप ले लेता है, और बाद में पाकिस्तान अगर इन्फॉर्म हमें करके बताता है कि वो यहाँ से क्राइम करके आपकी कंट्री में आया है, तो हम उसे ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। आईपीसी हम उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लाइंस भी कही हैं, इनको कोर्ट्स में लिख लो इसी केस में। द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप after the commission of the offence cannot confer jurisdiction of Indian courts retrospectively. So as to authorize them to try the accused for an offence committed outside India at a time when he was not an Indian citizen. सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हम आईपीसी को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कोई बाद में आकर कोई ऑफेंस करने के बाद, कोई फॉरेनर कोई ऑफेंस करने के बाद आकर इंडियन सिटीजन बनता है, तो हम उस पर आईपीसी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक और चीज लिखो, अ फॉरेनर कमिट्स एन ऑफेंस आउटसाइड एंड फ्लाइज टू इंडिया एंड हाइड्स, या तो वो छुप कर रह रहा है या फिर रुकता है वो यहाँ पर, ठीक है। एक फॉरेनर है, वो ऑफेंस करके आया है कहीं से, और अब वो इंडिया में आकर छुप के बैठा हुआ है। वी कैन नॉट ट्राई हिम, हम उसे ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफेंस हम उसे ट्राई कब करेंगे, जब अगर उसने हमारी लैंड पर कोई ऑफेंस किया हो, हम तभी उसे ट्राई कर सकते हैं, ऐसे तो हम उसे ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम उसे ट्राई नहीं कर सकते, बट वी कैन नाउ ओनली एक्स्ट्राडिट हिम। तो अब हम उसे एक्स्ट्राडिशन के थ्रू उस कंट्री में भेज देंगे, बट उसके लिए भी हमारी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी जो होना है
साइन हुई होनी चाहिए, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच। सपोज अगर इंडिया है और यूएसए है, ठीक है, इनके दोनों के बीच में अगर एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी साइन हुई है तो ही हम अपना जो इंडिया में किसी कोई क्राइम कमिट करके अगर कोई यूएसए भाग गया है तो हम उसे यूएसए से एक्स्ट्राडिट करवा सकते हैं इंडिया में बुलाकर और हम उसे वहां पर ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यूएसए से कोई भाग कर आया है इंडिया में तो हम इंडिया से उसे एक्स्ट्राडिट करवा के यूएसए में भेज सकते हैं, ठीक है, कि आप ट्राई कर लो अपने आपका जो एक्यूज है, ठीक है। So if a foreigner commits an offense outside and flies to India and hides or stays in India, we cannot try him. We can only extradite him under Indian Extradition Act, 1962. तो हम इस एक्ट के अंदर उसे एक्स्ट्राडिट करवा देंगे। Provided we must have an extradition treaty with that country। तो मैंने आपको ये जो चीज समझाई ये इस एक लाइन में इन्होंने बता दी है, ठीक है। अब सपोज इंडियन कमिटेड एन ऑफेंस एंड इन इंडिया एंड नाउ उल्टा केस ले लेते हैं, फॉरेनर आया था और उसने बाद में आकर इंडियन सिटीजनशिप ली तो अब हम उसे ट्राई नहीं कर सकते, आईपीसी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाएंगे। अब सिमिलरली एक इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में ऑफेंस कमिट करके किसी और जगह की सिटीजनशिप ले लेता है तब भी हम उसे ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं रह गया है अनलेस कि वो इंडिया में वापस आ जाए एक्स्ट्राडिशन के थ्रू। तो लिखो इंडियन कमिटेड एन ऑफेंस इन इंडिया and now he has taken citizenship of another country. Again we cannot try him because he is no longer a citizen of India unless he comes back to India by extradition. तो हम दोनों केसेस में ही उसे ट्राई नहीं कर सकते। अगर एक फॉरेनर है वो ऑफेंस कमिट करने के बाद इंडिया में आ रहा है तब भी हम उसे ट्राई नहीं कर सकते, हम उसे एक्स्ट्राडिट करके उस कंट्री में वापस भेज सकते हैं जहां पर उसने ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, ये फॉरेनर के केस में होगा। अगर एक इंडियन कोई ऑफेंस कमिट करके इंडिया में कहीं फॉरेन में चला जाता है तब भी हम उस पर आईपीसी अप्लाई नहीं कर सकते, तब भी हम उसे ट्राई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वो हमारा सिटीजन ही नहीं रह गया, ठीक है। बट हम अगर उसे एक्स्ट्राडिट करके कोई फॉरेन कंट्री को पता चलता है कि ये वहां से ऑफेंस करके आया है, वो एक्स्ट्राडिशन के थ्रू उसे वापस इंडिया में भेज देते हैं, तब हम उसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। केस लिखो MF हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। MF हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था कि ये जो MF हुसैन थे, मोहम्मद फिदा हुसैन, इन हिज लास्ट डेज, लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा। मोहम्मद फिदा हुसैन इन हिज लास्ट डेज made a painting which was on Mother India and it was kind of a derogatory painting. Mumbai police filed a case against him and MF Hussain left India. Because he was a very renowned artist, he never came back to India. Qatar gave him citizenship and he died in London, ठीक है। तो MF हुसैन ना कभी यहाँ पर वापस आ ही नहीं पाए कि हम उन्हें ट्राई करते, ठीक है। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि डेरोगेटरी थी। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस फाइल किया कि इन्होंने इस तरह की एक डेरोगेटरी पेंटिंग बनाई है, और जैसे केस फाइल हुआ ही फ्लेड टू
ही फ्लैड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो कतर में जाकर सिटीजनशिप ले ली और उसके बाद फिर वो लंदन में ही मर गए, ठीक है। तो वापस वो इंडिया में आए ही नहीं। तो एक बार अगर जब कोई इंडियन यहाँ से ऑफेंस करके फॉरेन में चला जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि हम उसे सिर्फ एक्स्ट्राडिट ही करवा सकते हैं। उसके पास एक्स्ट्राडिट करवा के अगर वो वापस आ जाएगा ठीक है, हम उसे ट्राई कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं आता है और सपोज अगर वो सिटीजनशिप भी ले लेता है वहाँ की, तो फिर तो हम उसे अब ट्राई कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये भी है कि किसी और कोई और नेशनैलिटी एक्वायर करना इतना ईजी नहीं होता किसी और कंट्री की, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 3 पर थोड़े से एक दो पॉइंट्स लिख लो, इसकी समरी अपने वर्ड्स में। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? एनी ऑफेंस बाय एनी पर्सन, ब्रैकेट में लिख लो इंडियन और फॉरेनर, which has been committed outside India but will culminate in India, that will be considered as if it has been committed in India only. तो अगर कोई फॉरेन में बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और उसकी कल्मिनेशन इंडिया में हो रही है तो हम ये मानेंगे कि वो कॉन्स्पिरेसी जो थी वो भी इंडिया में ही की गई थी। उसके बाद अगर सेक्शन 3 में ही अगर आप देखो वर्ड्स हैं, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। अब ये बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड, इसका क्या मतलब है? विच कल्मिनेट्स इन इंडिया। एनी इंडियन लॉ मीन्स कि सिर्फ आईपीसी नहीं, कोई भी इंडियन लॉ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, तो अगर कॉन्स्पिरेसी जो है वो बियॉन्ड इंडिया कमिट की जा रही है तो उसे भी हम ऐसे मानेंगे कि वो वी विल डीम इट टू बी कमिटेड इन इंडिया। तो हम ऐसे मानते हुए उसे फिर इंडिया में ही ट्राई करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 3 जो है ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से डील करते हैं और सेक्शन 4 भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से ही डील करते हैं। सेक्शन 3 ने थोड़ा जनरली बता दिया कि अगर कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया बियॉन्ड इंडिया भी कमिट किया जाता है तो हम उसे ऐसे मानेंगे कि वो इंडिया में ही कमिट किया जा रहा है। और जो सेक्शन 4 है अब उसने थोड़ा सा इलेबोरेशन में बता दिया है कि बियॉन्ड इंडिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सेक्शन 4 जो है वो इलेबोरेशन है सेक्शन 3 की। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी पूछेगा तो आपने सेक्शन 3 बता के ही खत्म नहीं कर देना, आपने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों बताने हैं, ठीक है। इसके कुछ वर्ड्स हैं, आई थिंक मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाए थे, अगर नहीं करवाए हैं तो इसके वर्ड्स का कुछ वर्ड्स का मीनिंग लिख लो, ठीक है। सेक्शन 4 के सेक्शन 4 में जो वर्ड्स है ना, अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। ऑल्सो टू एनी ऑफेंस मतलब कि जो इंडिया में दे दी गई हैं जितनी भी प्रोविजंस, उनके अलावा और कहाँ कहाँ ये जो कोड है वो एक्सटेंड करेगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में कहाँ कहाँ ये एक्सटेंड करेगा। इसके बाद वर्ड्स हैं सबसेक्शन 1 में अगर आप देखो सेक्शन 4 के, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब देखो क्या है। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया को लिखो, विदाउट मीन्स अनदर कंट्री, इंडिया के अलावा जो भी कंट्री है, ठीक है, विदाउट इंडिया। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट इंडिया मतलब इंडिया के अलावा अगर कोई सिटीजन कहीं पर ऑफेंस कमिट करता है तो, ठीक है। और बियॉन्ड इंडिया मतलब इंडिया के पार। यहां पर ये जो विदाउट इंडिया है ना, इसका मतलब है अनदर कंट्री। और बियॉन्ड इंडिया का मतलब है इंडिया में क्या पढ़ा था, एंटायर लैंड मास, है ना।
और बियॉन्ड इंडिया मतलब लैंड मास के अलावा जितना भी एरिया है। तो हमने वो डायग्राम किया था जहां पर 12 नॉटिकल माइल्स ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, इसके 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ पर सी, और लैंड मास के बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स ये भी सी का एरिया। या फिर अगर हमने जो एयर स्पेस की थी, ये सारी एयर स्पेस, या फिर जो धरती के नीचे टिल द सेंटर ऑफ अर्थ, ये सारा क्या है, बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड एंटायर लैंड मास। ठीक है, तो इस बियॉन्ड वर्ड का मतलब ये है जितनी भी स्पेस है, जितने भी हाई सीज हैं और जितना भी लैंड के अलावा एरिया। सबसेक्शन 2 में एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट, एनी पर्सन मतलब कोई भी इंडियन हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, किसी भी शिप और एयरक्राफ्ट पे जो कि रजिस्टर्ड है, चाहे वो कहीं पर भी हो। और इसके ब्रैकेट में लिख लो आप फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट अगर रजिस्टर्ड है इंडिया में तो हम उसे ऐसे कंसिडर करेंगे कि वो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं इंडिया के लिए। ठीक है, इसके अलावा सबसेक्शन 3 में क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया मतलब हमारे इंडिया में, हमारे लॉ में, हमारे लॉ ऑफ लैंड, हमारा लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल होगा अगर हमारी टेरिटरी में ऑफेंस हो रहा है। उसकी कल्मिनेशन कहाँ हो रही है, इंडिया में, तो लॉ ऑफ लैंड किसका लगेगा, इंडिया का। इसके अलावा बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। एक केस लिखो, एम्परर वर्सेस वी.डी. सावरकर। (1910) बॉम्बे। अब ये जो वी.डी. सावरकर थे ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ये जाकर छुप गए थे लंदन में। ठीक है, एक ऑफेंस कमिट करने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट किया वहाँ से और उन्हें वापस इंडिया में लेकर आए और उनके अगेंस्ट एक केस फाइल किया बॉम्बे में। अब उन्होंने कहा कि मैं लंदन में था, पुलिस मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आई है। तो फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड था ये डिस्कस किया गया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड वर्ड वाज डिस्कस्ड और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं देखेंगे कि पुलिस आपको कैसे लेकर आई है, ज़बरदस्ती लेकर आई है या कैसे लेकर आई है। यू वर फाउंड इन बॉम्बे, तो अब आप यहीं पर ट्राई किए जाओगे। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन देखो अगर आप, A who is a citizen of India commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted for murder in any place in India in which he may be found। इसका सेक्शन है 188 CRPC, ये उसके साथ भी रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर एक इंडियन सिटीजन है वो कहीं और मर्डर कमिट कर देता है और उसके बाद अगर वो यहाँ पर मिलता है हमें इंडिया में तो हम उसे यहाँ पर ट्राई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैरी कर रहा था ना बैगेज IPC का, तो हम उससे क्या सपोज करते हैं कि तुमने कोई भी ऑफेंस नहीं करना है, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना है जो प्रोहिबिटेड बाय इंडियन लॉ है। अगर तुम इंडियन हो तो तुम पर ये रोक लगी हुई है कि तुमने जो इंडियन लॉज में, इंडियन लॉ IPC में जो दिया गया है वो एक्ट नहीं करना है। अब वो वहां पर जाकर अगर मर्डर कराता है लेकिन वो मिलता हमें यहीं पर है तो हम उसे अब ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, V.D. सावरकर वाला केस भी कुछ कुछ सिमिलर ऐसा ही है।
अब तक हम ये जो इंट्रोडक्शन के सेक्शंस थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4 और 5, ये बहुत डिटेल में कर चुके हैं। इनकी हमने प्रोपोजिशंस भी कर ली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आगे की जो प्रोविजंस है, ठीक है। अभी के लिए टाइम ओवर हो गया, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रोपोजिशंस आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना और अपने कंसेप्ट क्लियर रखना। लॉ ऑफ लैंड क्या है, कहाँ पर इंडियन शिप फ्लोटिंग आइलैंड है या नहीं है, एयरक्राफ्ट कहीं और डॉक्ड होगा तो कैसे कैसे लाइबिलिटीज बनेंगी, वो सारी चीज़ें आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, ठीक है। तो जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स किए उनको अच्छे से रिवाइज करना। आगे के भी जब जैसे जैसे हम प्रोविजंस करेंगे वहाँ पर भी हम ज्यूरिसडिक्शन को हमें ध्यान में रखना है। हमें पता होना चाहिए कि आईपीसी कहाँ पर एप्लीकेबल होनी है और कहाँ पर नहीं होनी, ठीक है। थैंक यू सो मच।